हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो अभी सीरीज चल रही है वो चल रही है अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ डीईसी, जो आपके 7, 8 और 10 जून 2024 को होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं तो वो जानते होंगे कि अभी हमारे इस चैनल पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एग्जाम्स की, जिसमें हमने DEC 1 के सारे ब्लॉक्स, DEC 2 के सारे ब्लॉक्स और DEC 3 के सारे ब्लॉक्स की तैयारी की हुई है। ऐसे ही DEC 1 के ओल्ड पेपर्स जो प्रीवियस सेशंस में आए हुए हैं उनकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, पेपर दिखाया है, पैटर्न बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स हमें किस प्रकार से लिखने होते हैं। तो DEC 1 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। 5 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पेपर दिखाए हैं कि कैसे आते हैं। वैसे ही अब हम देखेंगे DEC 2 के क्वेश्चंस और क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको पेपर को करना है और उसके आंसर्स आपको कैसे करना है। आप देखेंगे कि लगातार जो कुछ क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार। ये डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज रहेगी लेकिन उसका सेंस सेम होता है। तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और हम कैसे करना है वो भी देखेंगे। सारे आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट समझाया है मैंने, समझ लीजिए। मैं इंग्लिश में ज़्यादा समझा रही हूँ, इंग्लिश में बोल इंग्लिश क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में, पर समझा हिंदी में रही हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद होगी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को वही चीज़ों को हिंदी में लिखना है, ईजी होगा आपके लिए भी समझना। बस आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा हिंदी में लिखते चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखते चलिए, या वीडियो पॉज करके आप अपने थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जो आपको एग्जाम्स के दौरान हाउ टू राइट दी आंसर्स, आपको आंसर्स कैसे लिखना है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं अब DEC 2 के पेपर्स, ओल्ड सेशंस के जो अलग अलग सेशंस में आए हुए हैं और अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं ताकि आपके एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर है हमारे पास DEC 2 का। ठीक है, DEC 2 का आप देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 का देख लीजिए पेपर है ये। ठीक, ये देख लीजिए इंग्लिश मीडियम का, देन मैं हिंदी मीडियम का भी दिखाऊंगी आपको। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस की इक्वल मार्क्स, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करना, 100 नंबर का पेपर है, मतलब 20-20 नंबर के है ना, और हर एक क्वेश्चन को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए है ना, ये लिखा हुआ है। अब अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ कि जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा के दौरान आपके हाथ में दे दिए जाएं, तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हम पहली बार देख रहे हैं। देख लीजिए ऐसा आपका पेपर आता है। मैं और थोड़ा स्क्रीन छोटी करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसा, ये देख लीजिए, ये ऐसा आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6, फिर ये क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चन 7 आएंगे, यानी 5 आपको करने। ठीक, इसी प्रकार से ये हिंदी मीडियम वालों के क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए, ये प्रारंभिक बालावस्था सेवा एवं शिक्षा में डिप्लोमा DECE सत्रांत परीक्षा जून 2022, DEC 2 बाल स्वास्थ्य एवं पोषण 100 नंबर का पेपर है, किन्हीं 5 को करना है, सभी 20-20 नंबर के हैं, हर एक क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड किया है। देख लीजिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और भी क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ठीक है, 2022 का, ये हमने 2022 का जो अभी देखा। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर। देखिए, ये है 2021 का, दिसंबर का। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? सेम वही है, किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। देख लीजिए, ये इस प्रकार से आपके पेपर आते हैं। ऐसे आप ऐसा वहाँ पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल इसी प्रकार की कॉपी पेपर की देख पाएंगे। देख लीजिए, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस प्रकार से है ना, आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आगे। फिर देख लीजिए, ये देखिए, ये पेपर, ये भी इंग्लिश मीडियम वालों का सेम पेपर। इस प्रकार से आपके पेपर लुक वाइज आपको दिखेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, ऐसे ही पेपर आएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन पेपर को मैं क्या करूँगी, आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ठीक है, देख लीजिए, देखिए, ये 2021 फरवरी का पेपर है,
फरवरी सेशन में ऐसे पेपर आए थे ये हिंदी मीडियम वालों का। ठीक, सेम वही 7 क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं 5 को आपको करना होता है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों का सेम वही पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, चलिए चलिए और दिखा देती हूँ मैं। देख लीजिए, मेरे पास बहुत सारे हैं ऊपर, ये देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये आ जाते हैं हम 2019 का। ये देखिए, ये सेम वही पैटर्न है, लगभग वही पैटर्न है। क्वेश्चन सेम बार बार रिपीट हुए हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों का है। सेम टू सेम वही उसी टाइप के आप क्वेश्चंस देखेंगे बार बार। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर लुक वाइज कैसा दिखेगा। अब हम कोई कुछ क्वेश्चन पेपर से इनमें से उठा के आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, इस प्रकार से आपका पेपर दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, DEC2 आपका प्रीवियस ईयर का एक पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो ये आपका पेपर है जून 2023 का टर्म एंड एग्जामिनेशन, इंग्लिश मीडियम वालों का है। मैं समझाऊंगी हिंदी में, पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में। पॉइंट्स ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों को लिखने जैसे मैं बताऊंगी। ध्यान से सुनिए ताकि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको चीज़ें याद रहें। बार बार देख लीजिएगा वीडियोस ताकि आपको आसानी हो, और साथ में एक बुक और एक पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको हेल्प हो। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चाहिए कि चलिए कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, आप अपने आइडियाज़ भी उनमें इंक्लूड करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, सेम पैटर्न आप देख पाएंगे, जैसे कि आपको लिखा रहता है कि कितने क्वेश्चंस करना है। हर पेपर में लिखा होता है एनी 5 करना है, एनी 6 करना है। ठीक है, ये कंपलसरी है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमने DEC1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 100 नंबर का पेपर है। हो सकता है आपको एनी 5 करना हो या फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, गिवन एग्जाम्पल्स। आपको कुपोषण और संक्रमण के का इंटर रिलेशन, दोनों में क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। जैसे कि देख लीजिए स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है। एक एक बुक, एक एक ब्लॉक, एक एक यूनिट, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जाके वीडियो सारे देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस हमेशा याद रहें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपको आंसर्स लिखने में आप अपने ओपिनियंस भी वहाँ ऐड कर पाएंगे। तो वो वीडियोस जाके देख लीजिए, भले ही आप 1.5 या 2 की स्पीड में देखें, पर देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको समझ में आए, क्योंकि वही सब चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं। ठीक है, तो वीडियोस एक बार देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने DEC1 की पूरी यूनिट्स, पूरे ब्लॉक्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है, DEC2 की भी और DEC3 की भी। तो जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स आप करिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो कुपोषण और इन्फेक्शन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए कि मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शंस आर लाइक टू प्रॉब्लम्स दैट मेक ईच अदर वर्स। बोल रहा है कि जो मेल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है और जो संक्रमण है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। कैसे? व्हेन पीपल डोंट गेट इनफ फूड, गुड फूड, देयर बॉडी बिकम वीक। जब कोई व्यक्ति अच्छे से भोजन नहीं लेता है उसकी बॉडी कमज़ोर होते जाती है। एंड दे कैन ईजीली कैच इन्फेक्शन, और उसकी बॉडी में आसानी से संक्रमण हो जाता है। लाइक कोल्ड और स्टमक बग्स। इस उदाहरण दिया है आपको 2, है ना। इसी प्रकार ऑन द अदर साइड व्हेन समवन गेट सिक, जब कोई बीमार हो जाता है, देयर बॉडी डजंट वांट टू ईट, उसकी बॉडी खाना नहीं चाहती। एंड दे माइट लॉस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और अपनी बॉडी में जब वो खाना नहीं खाते तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देन दे गो टू द बाथरूम अ लॉट, और वो बार बार जब बाथरूम जाते हैं तो क्या होता है, दिस मेक देन इवन वीकर एंड मोर लाइकली टू बी गेट सिक अगेन। और बार बार जब वो उनको वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, या वो उनका एक्सक्रीटर बाहर जा रहा है उनकी बॉडी से, तो तब उनकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। और इस दौरान अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि इफ़ आ किड डजंट हैव एन इनफ विटामिन ए, दे कैन ईजीली गेट वेरी सिक फ्रॉम मेजल्स। एंड इफ़ समवन हैज़ ट्यूबरक्लोसिस, अगर किसी को
टीबी, किसी को विटामिन ए की कमी होगी क्योंकि वो खाना ढंग से नहीं खा रहा है, तो वो बीमार हो सकता है किससे, मेजल्स नाम की बीमारी से। और क्या हो सकता है, अगर किसी की और इम्यूनिटी किसी की वीक है, तो अगर वो टीबी हो गई है तो अच्छे से खाना ना खाने पे वो और भी बीमार पड़ सकता है, दुबला ही दुबला होते जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको इन्फेक्शन और फैलते जाएंगे क्योंकि उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई है, लड़ने की शक्ति नहीं बची है। खाना ना खाने से क्या होता है, शरीर में लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन और भी हो जाते हैं। अलग अलग जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जब बॉडी में एंटर करते हैं तो उनका इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं या इंटरलिंक्ड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ईच। इनके आपको 1 फंक्शंस बताना, 3 फंक्शंस बताना है, सॉरी। प्रोटीन के 3 फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट के 3 फंक्शंस बताना है। प्रोटीन के 3 फंक्शंस क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, ये क्या करता है कि हमारे शरीर की संरचना बनाने में मदद करता है, कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, ठीक है। जब आपको लग जाता है, टूट जाते हैं हाथ पैर, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो ये हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है। फिर है सुपर मैसेंजर्स, ठीक है। प्रोटीन का क्या काम है, मैसेंजर, आपकी बॉडी में इम्पल्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, वो हमारी बॉडी को क्षमता मिलती है वो प्रोटीन के कारण ही मिलती है। कैसे, जैसे कि आपके पैर में कांटा गड़ गया तो आपके इम्पल्स कहाँ पहुँचे, आपके मसल्स में, के पैर को दूर खींचना है आपको, हाथ गर्म है, कुछ गर्म लगा, आपने हाथ खींचा, तो ये सिग्नल्स पहुँचाने का काम भी कौन करता है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन है तो ये सब चीज़ें होंगी। इम्यून डिफेंडेंटर्स, सम प्रोटीन्स आर लाइक सोल्जर्स। हमारी बॉडी में कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, सैनिकों की तरह काम करते हैं। क्या काम होता है सैनिकों का, कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करना। तो ऐसे ही प्रोटीन का काम होता है कि दूसरी अलग अलग बीमारियों से, इंसेक्ट से, कोल्ड से हमारी रक्षा करना, हमारे शरीर को उस लायक बनाना। कार्बोहाइड्रेट के 3 फंक्शंस बताना है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है, और तीसरा हमारे टमी हेल्पर से, ये हमारी टमी को हेल्प करता है, स्मूथ करता है, दे कीप थिंक मूविंग, सो हमारे खाने को अच्छे से मूव कराए, डाइजेशन में हेल्प करे, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप अपने मन से और भी पॉइंट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यहाँ कुछ बेनिफिट्स के बारे में लिखा, आप अपने मन से भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 3 फूड ग्रुप, गिवन एग्जाम्पल। आपको 3 टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनकी कैटेगरी बतानी है और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फूड मटेरियल्स में अगर हम पहले देखेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या काम है भाई, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में सुपर मील की तरह काम करते हैं, बहुत तो कलरफुल होते हैं और बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं, बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं। साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। जूसेस खाओ, जूसेस पियो। जूस कैसे पी सकते हैं आप, जूस बना के भी, या फ्रूट्स को खाने से भी आपको जूस मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फूड के ग्रुप्स हैं, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और पूरे वेजिटेबल्स से पूरे फ्रूट्स आते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद ग्रेन्स में सारे अनाज आते हैं, ठीक है, सारे अनाज, सोयाबीन, चावल, गेहूँ, रागी, है ना, और भी आप मक्का, मेज़, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये दूसरा आप उसके हिसाब से बेनिफिशियल्स भी लिख सकते हैं इसके। फिर प्रोटीन फूड्स कौन कौन से हैं भाई, प्रोटीन्स आर द बिल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प अप ग्रुप। वो प्रोटीन फूड्स क्या करते हैं भाई, हमारी बॉडी को, मैंने अभी बताया आपको कि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, हड्डियों को बनाते हैं। तो ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं या नट्स से मिलते हैं, ठीक, जैसे कि एग, फिश, बीन्स, नट्स, इन सब से मिलते हैं। तो इस प्रकार ये 3 टाइप के क्या हैं भाई, दीज आर द फ्रूट ग्रुप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस डाइट। आप बताइए कि संतुलित आहार क्या होता है, एंड एक्सप्लेन हाउ द कंसेप्ट्स ऑफ फूड ग्रुप कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट, गिव एन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि अलग अलग ग्रुप जो है फूड के, वो किस प्रकार हम, वो ग्रुप्स के मिलाने से किस प्रकार हम बैलेंस डाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी देना है ना। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्दी फूड्स इन द राइट अमाउंट। आप अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल्स को राइट अमाउंट में जब खाते हैं, एक निश्चित मात्रा पे खाते हैं, जितनी मात्रा एक किसी शरीर को ज़रूरत होती है, चाहे वो शरीर महिला का हो, पुरुष का हो, लड़की बच्चे का हो और लड़का बच्चे का हो, या किसी 60 साल से बड़े महिला का या पुरुष का हो, उनको सभी को अलग अलग अमाउंट में ज़रूरत होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, अलग अलग ग्रुप ऑफ फूड्स की। तो वो अगर फिक्स अमाउंट में लेते हैं तो बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। तो
तो देखिए अब आपके फूड में क्या ये 3 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। कौन कौन सी 3 या 4 अलग अलग प्रकार की, यहाँ 3-4 टाइप की चीज़ दी हुई है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी भाई। फूड एंड वेजिटेबल्स पूरे इंक्लूड होना चाहिए, ग्रेन्स जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही सारी चीज़ें, फिर प्रोटीन फूड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा हुआ डेयरी और डेयरी अल्टरनेटिव्स, यानी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को भी हमारे आहार में जोड़ना चाहिए, जिससे हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के रूप में कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी ऑफ विच लीड्स टू बी फॉलोइंग डिसीज़। यहाँ बताना है ये 5 डिसीज़ के आपको नाम दिए हैं, किस किस डिफिशियंसी के कारण ये बीमारी होती है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो देख लीजिएगा मार्क्स कितने का पूछ रहा है। अगर कम मार्क्स का है तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये इतने इतने फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इतना इतना लिख के। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछता है तो आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट को, ये इसको लिखेंगे, इतना बस नहीं लिखेंगे, इसमें और पॉइंट को आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, या ढेर सारा आपको ऐड करके पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम समझते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट डिसीज़ लिखी हुई है मैरास्मस। मैरास्मस कैसे होता है, कुछ प्रकार के प्रोटीन्स और कैलोरीज की डिफिशियंसी से, प्रोटीन और कैलोरीज की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मैरास्मस हो जाता है। मैरास्मस कैसी बीमारी होती है, मैंने पूरी एक एक डिसीज़ के बारे में पढ़ाया है DEC 2 में, प्लीज़ जाके चेकआउट करिएगा मेरे वीडियोस, ताकि आपको ये सारे आंसर्स करने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी वहाँ लिख पाएँ। ठीक है, मैरास्मस स्किन से रिलेटेड डिसीज़ होती है, और पूरी वो स्किन पूरी ऐसी चिरमट सी जाती है, जिसको हम बोलेंगे श्रिंक हो जाती है। ठीक है, बहुत दुबलापन आ जाता है, ऐसी डिसीज़ को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें खून की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ठीक है, इसमें बोलते हैं हम लोह तत्व की कमी हो गई हमारे शरीर में, या किसी व्यक्ति के शरीर में बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है। फिर जीरोथैलेमिया, इसमें विटामिन ए, जिसको आँख से संबंधित बीमारी होती है ना, इसकी कमी हो जाती है। फिर रिकेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। बेरी विटामिन से, जिसको बोलते थायोमीन, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनी 3 ऑफ द अबव मेंशन डिसीज। जो ऊपर डिसीज लिखी हुई है ना, देखिए ये 1 2 3 4 5, इनमें से किसी 3 को आपको मेडिकल इसका आपको क्लिनिकल फीचर्स आपको डिफाइन करना है, यानी कि क्लिनिकल वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए भाई हम देखते हैं क्लिनिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको सभी एक्सप्लेन करें, आप इनमें से कोई 3 को एक्सप्लेन कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। मैरास्मस में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी। कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है भैया, इसमें कमी है कैलोरीज की, है ना, और कुछ प्रोटीन्स की। सिम्टम्स क्या है, वेट लॉस, मैंने बताया था, मसल्स वेस्टिंग हो जाते, वीकनेस आ जाती है, और स्टंट ग्रोथ रुक जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, एक्सट्रीमली थिन अपीयरेंस, बहुत दुबले दिखने लगते हैं, सगिंग स्किन, सिकुड़ी हुई स्किन, और लेक ऑफ एनर्जी की कमी हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है भैया, बैलेंस डाइट लेना है सबसे, उसमें मीट, एग एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, या लेग्यूमिनस सीड्स जिनको बोलते हैं, फली नुमा, जिनके 2 दाल बन जाते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, वो खाना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। किसकी कमी से, आयरन की कमी से। सिम्टम्स क्या हैं, आप नाखूनों को, स्किन्स को देखेंगे वाइट पड़ने लगती है, अलग ही वाइटनेस आ जाती है बॉडी में, तो डेजीनेस दिखती है बॉडी में, तो समझ लीजिए उनको क्या हो गया है, आयरन की कमी हो गई है। क्लिनिकल फीचर्स, पेल इनर आईलाइट्स, आंखें अंदर घुस जाती है, नेल्स, दिखाया बताया ना मैंने आपको कि नाखून वगैरह सफ़ेद दिखने लगते हैं, बॉडी सफ़ेद दिखने लगती है, और रैपिड हार्ट बीट थोड़ी सी रैपिड हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है भाई, आपको आयरन रिच सप्लीमेंट्स या फिर फूड मटेरियल्स लेना है, जैसे कि पालक की भाजी, काले चने, गुड़, ये सारी चीज़ें लेना है। ठीक है, इसके बाद है ज़ेरोथैलेमिया आँख से रिलेटेड बीमारी है, डेफिनेटली विटामिन ए की का डिफिशियंसी से होती है ये। विटामिन ए की डिफिशियंसी, सिम्टम्स नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई एंड रफ आइज, डिफिकल्टी सीइंग इन द लो लाइट, है ना, कम प्रकाश में देखने में दिक्कत जाती है, और या फिर रात को दिखना बंद हो जाता है, या फिर आँखों में बहुत जलन और ड्राइनेस आ जाती है। क्लिनिकल फीचर्स, कॉर्निया अल्सर, यानी कॉर्निया में छोटे छोटे अल्सर, यानी कि पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं। डैमेज टू आई सरफेस, आँखों की सरफेस है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है भाई, इसमें आपको विटामिन ए रिच फूड लेना है, सच एस कैरेट, स्वीट पोटैटो, लीफी ग्रीन्स, है ना, ये सारी चीज़ें लेना है। इसके बाद रिकेट्स तो आपको पता है विटामिन डी की कमी से हो जाता है, इसके लिए आपको
सिम्टम्स क्या है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, डिलेइंग ग्रोथ रुकने लगता है, लेग्स वगैरह सब आपके हाथ पैर घुटनों में दर्द होने लगता है। क्लिनिकल फीचर्स, भाई इसमें क्या करना है कि बोन पेन और डिफॉर्माइट्स इन बोन्स का फॉर्मेशन थोड़ा स्लो होने लगता है, पतले पतले होने लगते हैं, जिसको आप बोलते हैं वो घुलने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है भाई, आपको सनलाइट को लेना है प्रॉपर, और कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है जिनमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। इसके बाद हम देखेंगे बेरी, तो बेरी में क्या है भैया, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम थैलामीन बोलते हैं। सिम्टम्स है वीकनेस आती है बहुत ज़्यादा, मसल्स में पेन होता है, और आपको कैसा लगता है, बहुत कमजोरी लगती है ना वॉकिंग चलने वलने में। क्लिनिकल फीचर्स, आपको निगलने में आपको दिक्कत जाएगी, आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी और नर्व डैमेज होने लगता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको ऐसे खाना जिसमें थायोमीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे ग्रेन्स, नट्स एंड लीन मीट्स वगैरह खाना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 5 न्यूट्रिएंट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ विच इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऐसे 5 न्यूट्रिएंट्स चीज़ों के नाम बताना है जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, फॉलिक एसिड। एक्सप्लेन कर दीजिए फॉलिक एसिड के बारे में। टेबलेट के फॉर्म में भी मिलता है ये, और आप फूड मटेरियल्स के रूप में भी ले सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली ब्रेन वगैरह की ग्रोथ में। आयरन क्या है, बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की बॉडी में एनीमिया की कमी ना हो, महिला को एनीमिया की कमी ना हो, इसलिए उसको आयरन की टेबलेट दी जाती है। ऐसी कैल्शियम, बच्चों की हड्डियों के फॉर्मेशन में, माँ के शरीर से बच्चे को जितना भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसमें, है ना, उसी के माध्यम से कैल्शियम बच्चों को मिलता है। प्रोटीन, सपोर्ट द बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन वाली चीज़ें खाना चाहिए, इससे बच्चे का ग्रोथ होता है। आयोडीन सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे के नर्वस सिस्टम और ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से 5 चीज़ें कौन कौन सी, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, वेट, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड आयोडीन से युक्त हमें चीज़ें खानी है, जिससे क्या मिलेगा, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी उसकी ग्रोथ में, उसके बच्चे की ग्रोथ में। लिस्ट 2 फूड सोर्सेस ईच ऑफ द अबव न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमने ऊपर देखे न्यूट्रिएंट्स, इनके फूड मटेरियल्स के नाम बताना है, किसी 2 के, पर अब यहाँ देखिए सबके बता दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप किसी 2 के लिख लीजिए। फॉलिक एसिड किससे मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच यानी पालक की भाजी से, और कले लिखा है, कले पता नहीं क्या लिखा, कले तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। फिर लेग्यूमिनस प्लांट समझते हैं ना आप, ऐसे प्लांट जिनकी जड़ों में गठाने होती हैं, जैसे कि मूंगफली, तुअर, मटर, है ना, इस प्रकार के, तो उनसे, और बीन्स वगैरह खाना है। ठीक है, आयरन, आपको रेड मीट लाइक बीफ और लैम्प खाना है, और डार्क लीफी ग्रीन्स सच एज पालक एंड ब्रोकली, ये चीज़ें खाना है भाई। ठीक है, और आपको मैं अलग से बता देती हूँ, आपको गुड़ चना भी खाना है, जिससे आयरन की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट है भाई कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम हमें मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक है, और या फिर अल्टरनेटिव डेयरी वाली चीज़ों से, कुछ प्लांट बेस्ड भी कैल्शियम वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, वो ले लीजिए। ठीक है, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, जैसे सोया मिल्क भी आता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन आपको मिलेगा किससे, लीन मीट्स लाइक चिकन और टर्की। ठीक, उसके बाद है एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। आयोडीन कहाँ से मिलता है, आप आयोडाइज्ड नमक से ही मिलता है हमको आयोडीन। ठीक, या फिर कुछ सी फूड से भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप आयोडीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आयोडीन रिच फूड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट 1 न्यूट्रिएंट स्नैक दैट यू कैन गिव टू द प्रेग्नेंट लेडी in the interval between the lunch and the dinner. What are the nutrient provided by the different ingredients in the snacks? बोल रहा है खाने और लंच और डिनर, मतलब दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में एक गर्भवती महिला को स्नैक्स के रूप में, अल्पाहार के रूप में आप क्या देना पसंद करेंगे और क्यों। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम चना चाट देंगे भाई, है ना, इस आंसर के अकॉर्डिंग आप और जो चीज़ देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्यों। ठीक, तो चना चाट जब हम देंगे, टेक बॉइल्ड चिकपीन, चना हमने क्या कर लिए, छोटे छोटे चने लिए काले वाले। ठीक है, उनको हमने क्या कर लिए, बॉईल कर लिए, उसमें चॉप्ड टोमेटो, अनियन एंड कुकुम्बर ऐड कर दिए, उसमें थोड़ा सा हमने नमक, चाट मसाला ऐड किए और लेमन जूस ऐड किए, और गार्निश विथ फ्रेश कोरिएंडर लीफ, और हमने धना पत्ती डाल दिया।
अब भाई इनकी इंपॉर्टेंस बताना। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? प्रोटीन फ्रॉम चिक पीस, पीस, या फिर जो चने हैं या फिर जो मटर लिए हैं उससे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। विटामिन फ्रॉम वेजिटेबल्स, जितने वेजिटेबल्स उससे विटामिन मिलेगा। फाइबर्स फ्रॉम किससे मिलेगा? फाइबर्स भी अलग अलग जो फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं उससे मिलेगा, या जो हम बीन ले रहे हैं उससे भी मिलेगा। और फोर्थ है विटामिन सी, जो हमको किससे मिलेगा? लेमन जूस से मिलेगा। चलिए, आई होप समझ में आ ही गया होगा। लिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। लिस्ट द कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ, आपको कारण और बचाव बताना है इन नीचे जो दिए हुए हैं उनके बारे में। क्या क्या दिया है? एनी वन इन्फेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम, हमारे आहार नली से होने वाली बीमारियों के इन्फेक्शन के बारे में। दूसरा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन्फेक्शन, एनी वन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, आहार नली से होने वाली बीमारियाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ है, उसका नाम है देखते हैं यहाँ नाम बीमारी, उसको हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे, है ना। तो कैसे होती है? पहली बात तो बीमारी कैसे होती है एलिमेंट्री कैनल में, है ना। तो जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोलते हैं, है ना, डिसीज़ बोलते हैं, या गैस्ट्रो एंटेराइटिस बोला गया है यहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा कि आप अपनी बुक में भी एक बार देख लीजिएगा वहाँ क्या क्या नाम से जाना गया है। तो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज़ होती हैं वो होती है पेट से संबंधित, यानी फूड, आहार से, है ना, आपकी जो आहार नली है उससे संबंधित होती है। तो कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर को खाने पीने से हो जाती है। कभी आप गंदा खाना पानी पी लेते हैं तो हो जाती है। कैसे? ढका हुआ नहीं है खाना, बॉयल नहीं है, आपने वो खा लिया, ठीक। दूसरा, पुअर हाइजीन, आप गंदगी से खुद रह रहे हैं। कैसे? गंदे हाथ हैं, आप हाथ नहीं धो रहे हैं, ऐसे ही गंदे से खाना खा लिया आपने, उसी गंदे हाथ से, गंदे बर्तन हैं तो हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है? वॉश योर हैंड, देखिए बताया आपको अपने से हाथ धोना है। फूड आपको हमेशा साफ रखना है, साफ बर्तनों में और ढक के रखना है, और पानी भी आपको हमेशा क्लीन पीना है। अब रेस्पिरेटरी डिसीज़ कैसे होती है? जनरली वायरस से होती है ना। आपके इन्वायरमेंट में कोई वायरस है तो आपको हवा के दौरान, सांस लेने के दौरान जा सकती है, या किसी के गंदे कपड़े या रुमाल यूज़ करने से भी हो सकता है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, या एयर से भी कांटेक्ट में आने से हो जाता है। क्लोज कांटेक्ट लिखा हुआ है ना, क्लोज कांटेक्ट है ना, बैठने उठने बैठने से, या आप उसका कोई हैंकरचिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उससे हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, हैंड वॉश करते रहिए। अगर आपको कैसी बीमारी है, आप ऐसी कोई जगह पर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह यूज़ करिए, है ना। इस प्रकार से आप कुछ छींक रहा खांस रहा है तो आप अपने हैंकी रखिए, खुद रखिए और सामने वाले को भी बोलिए। इस प्रकार से हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। फर्स्ट एड प्रोवाइड कैसे करेंगे आप जब कोई किसी को कुत्ते ने काट दिया या फिर कोई पानी में डूब गया है? बाइट्स एंड ड्राइंग। तो देखिए, अगर किसी को बाइट मतलब सिर्फ कुत्ते ने नहीं, कोई भी एनिमल ने काटा है तो ठीक है, बाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्नेक बाइट, है ना। स्नेक बाइट में क्या करेंगे भैया? हम स्टे क्लैम, कीप द पर्सन, सबसे पहले उसको शांत कराना है, घबराने नहीं देना है। फिर लिखा है इमोबलाइज, कीप द बिटन लिम्प इम्बोलाइज्ड, यानी कि आपको क्या करना है? थोड़ा सा उसको साफ करना है ताकि और हार्ड का जो नीचे का एट द स्लाइडली बिलो द हार्ड लेबल, ठीक है। उसको सबसे पहले शांत कराना है, उसके हार्ट के जो नीचे का लेबल है, जो बॉडी है, वहाँ का सारा पार्ट एकदम शांत हो। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हार्ट में ना पहुँचे, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद रिमूव ज्वेलरी, रिमूव एनी टाइट क्लॉथ या ज्वेलरी, कोई टाइट क्लॉथ या ज्वेलरी पहना हुआ है व्यक्ति ने तो उसको निकाल देना है। सीक मेडिकल हेल्प, और तुरंत उसको किसी भी माध्यम से मेडिकल की मदद देनी है, हॉस्पिटल वगैरह ले जाना है। अगर इंसेक्ट बाइट किया है तो उस एरिया को वॉश करना है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, आप ठंडे पानी से धुल दीजिए, ठंडा पानी, ठंडा कपड़ा रख दीजिए। यूज़ पेन रिलीफ, आप पेन रिलीफ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पेन रिलीफ के लिए बाम वगैरह या कोई क्रीम या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फिर मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन, अब देखना है कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर कोई तुरंत एलर्जी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है या कोई और सिम्टम्स दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। फर्स्ट एड फॉर ड्राइंग, यानी कोई डूब गया है पानी में तो क्या करना है? सबसे पहले तो इमरजेंसी कॉल करना है ना, हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद उसको पानी से निकाल के उसको रिलीव करना है, थोड़ा शांत कराना है। उसके बाद चेक करना है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना है? उसको उल्टा करके उसकी जो भी जितना आप तुरंत कर सकते हैं पानी रिमूव करना है उसकी बॉडी से। कीप वार्म, उसको थोड़ा शांत रखना है और उसको सुखा के एकदम थोड़ा पूरी बॉडी को उसको सुखा के थोड़ा सा क्लॉथिंग पहनाना है ताकि हल्का सा गर्म रहे वो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कहता है एक्सप्लेन हाउ द ग्रोथ चार्ट हेल्प द
हेल्प टू मॉनिटर द चाइल्ड ग्रोथ। किसी बच्चे के ग्रोथ में जो चार्ट जो होता है, ग्रोथ चार्ट होता है, वो किस प्रकार मदद करता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। कैसे? पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ें, कि पहले पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो होता है ना, अ ग्रोथ चार्ट इज लाइक अ स्पेशल रूल फॉर हेल्पिंग द डॉक्टर एंड द पेरेंट टू सी द चाइल्ड इज ग्रोइंग। बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे हेल्प मिलती है। इट हैज़ लाइन दैट हाउ इफ सॉरी इट हैज़ लाइन्स दैट शो इफ अ चाइल्ड हाइट और वेट आर नॉर्मल फॉर देयर एज। क्या उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। वैन अ चाइल्ड विजिट टू द डॉक्टर दे मेजर द चाइल्ड्स हाइट एंड वेट एंड देन मार्क इट ऑन द चार्ट। देखा होगा आपने डॉक्टर के पास जब भी बच्चे जाते हैं तो वो बच्चों की हेल्थ और हाइट को मेज़र करते हैं और चार्ट में मेंशन करते हैं। ये सब देखने से डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी एज कितनी है, उस एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कितनी है, उतनी होनी चाहिए, और उसका वेट कितना उतना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए अलग डाइट प्लान या अलग मेडिसिन। समझ रहे होंगे? इसीलिए एक डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, स्टेट द लार्जेस्ट ग्रुप एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर। आपको कुछ ग्रुप और सर्विसेज के बारे में बताना जिसमें नीचे जिनके बारे में लिखा, जैसे कि एनी वन हेल्थ प्रोग्राम, किसी एक हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, किसी एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में। हेल्थ प्रोग्राम जो लार्ज ग्रुप में हो वो बताना है, तो हेल्थ प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। जो लार्ज ग्रुप में वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं वैक्सीनेशन। क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं देखिए लिखा है हाँ, दिस प्रोग्राम ऑफर्ड वैक्सीनेशन टू, है ना। इसमें बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है, एडल्ट्स को भी अलग अलग डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे पोलियो और अलग अलग फ्लूज वगैरह हो गए उसके लिए, है ना। और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी किया जाता है। इसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो आप सब जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें जनरली आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर्स जो होते हैं, जहाँ पर हेल्थ के साथ साथ बच्चों के खान पान पर भी ध्यान दिया जाता है कि उनके वेट, उनके हाइट या उनके एज के अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर सर्विस है वो खुद भी प्रोवाइड करते हैं ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लेन व्हाट आर द बेसिक एंड मिक्स मल्टी मिक्स गिविंग एग्जाम्पल्स। मल्टी मिक्स क्या होता है भाई, बेसिक मल्टी मिक्स क्या होता है, जहाँ पर जैसे एग्जाम्पल बेसिक मल्टी मिक्स मतलब कि आप केक बना रहे हैं और केक बनाने के लिए आपने जनरल सी चीज़ें यूज़ करी, जैसे कि जस्ट फ्लोर, शुगर, एग एंड बटर। लेकिन अगर आप मल्टी मिक्स कर रहे हैं, आपने एक मल्टी मिक्स में क्या कर दिया, आप इन सब के साथ एग, बटर, चॉकलेट, चोको चिप्स, नट्स, फ्रूट्स ये सब भी ऐड कर दिए। तो यही सब एग्जांपल आप फ्रूट्स अपने आहार में कैसे इंक्लूड करेंगे, आहार को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो पॉइंट्स भी आप इंक्लूड करके इस क्वेश्चंस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। और आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना है और इनके बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही आपको भी करना है। कुछ अच्छे से एग्जांपल्स देखिए, आप पहले देखिएगा कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स के लिए बोला गया है, उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बना के लिखिएगा। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट को चेक करने वाले को भी समझ में आएगा। दूसरी बात कि जैसे देखिए ये अंडरलाइन करा है नहीं, मतलब ब्लैक अंडरलाइन तो करना ही, साथ में आप ब्लैक पेन यूज़ करिएगा हाईलाइट करने के लिए, जैसे हाईलाइट, तो आपके आंसर्स और इफेक्टिव लगेंगे और चेक करने वाले को आसानी से पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिखेगा, ताकि वो आपको अच्छे से नंबर दे पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमें कैसे अपने सारे आंसर्स लिखने हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा पॉज करिएगा, चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो हमारे और भी सेशंस में आए हुए हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन सभी की हेल्प हो पाए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए, अपने एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और सेंटर देख लीजिए और टाइम सेंटर पहुंच जाइएगा। और जुड़े रहिएगा मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ में, ताकि एग्ज़ाम के दिन तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और यू विल गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स लाइक 91 या 90+। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।